सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में व्याकरण विभाग में विशेषण और कहावत के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी छात्र, आज हमने जो ऑनलाइन क्लास में जो भी कुछ पढ़ा है उसी का वीडियो यहाँ दिया गया है। तो जो विशेषण और कहावत किसे कहते हैं, उसके जो भेद है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज के वीडियो में हमें पढ़ना है। तो सभी छात्रों को नम्र निवेदन है कि आप सभी को ध्यान से यह वीडियो को सुनना है और समझना है। ठीक है। जिस छात्रों ने जो ऑनलाइन क्लास में थे उनको तो पता ही है कि विशेषण किसे कहते हैं, कहावत किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये सभी उनको पता है। तो सबसे पहले आज हम विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो सभी छात्र, यहाँ आप देख रहे हैं विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो सभी छात्र, विशेषण के बारे में सबसे पहले समझने पहले हमें उसकी जो अर्थ है उसको अर्थ को समझना है कि जो शब्द, यहाँ देखिए ध्यान से, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाता हो। जो शब्द संज्ञा यानी कि किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, उसकी बात की गई है, और सर्वनाम यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हमें देखने को मिलती है, वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण में उनके जो दो विशेष्य और प्रविशेषण, उस दोनों को हमें ध्यान में रखना है सबसे पहले। तो विशेषण में विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है, उसको भी हमें समझना चाहिए। तो विशेष्य वह है, यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी कि वह विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी कि विशेषण है जिसकी विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि यहाँ जो नीचे निम्नलिखित उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे बाद में। ठीक है, पहले उसका जो अर्थ है वो हम जान लेंगे। यानी कि जो विशेषण, यानी कि जो विशेषण है वो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। आगे प्रविशेषण। तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि विशेषण तो है और उस विशेषणों की भी विशेषता बताता है। यानी कि विशेषता जो है, यानी कि राम बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि तेज तो दौड़ता है, तेज क्या है, विशेषण है, लेकिन उस विशेषण की भी विशेषता दर्शाता शब्द कौन सा है, बहुत। उस विशेषण जो है तेज, यह विशेषण की जो विशेषता दर्शाता है वह शब्द है बहुत, यानी कि राम बहुत तेज दौड़ता है। तो अब उस उदाहरण, यानी कि उदाहरण के रूप पर आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। यानी कि प्रविशेषण यानी कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ उदाहरण पे दिया गया है, राम बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ राम बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि यहाँ नाम है राम, दौड़ने की क्रिया है, यानी कि राम बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ जो राम है वो विशेष्य है, यानी कि विशेष्य यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी कि यह जो विशेषता बताने वाला शब्द है बहुत, वह प्रविशेषण है। यानी कि राम दौड़ता तो है, तेज दौड़ता है, लेकिन यह जो तेज विशेषण, उसमें जो विशेषता बताई गई है यानी कि बहुत, यह क्या है, प्रविशेषण है। यानी कि राम बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि यहाँ राम विशेष्य, बहुत प्रविशेषण और तेज विशेषण। तो सभी छात्रों को यह विशेषण के अर्थ के बारे में समझ में
आया होगा। अब हम विशेषण के भेद कितने हैं उनके बारे में समझेंगे। तो विशेषण के 4 भेद हैं। तो सबसे पहले उन 4 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विशेषण के जो 4 भेद हैं उनमें सबसे पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा है सार्वनामिक वाचक। तो यह जो 4 विशेषण के प्रकार है, उन चारों विशेषणों के प्रकार में जो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, तो ये दोनों के दो दो भेद है। यानी कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसके 2 भेद है। कौन से? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो सभी छात्र, अब हम इस विशेषण के जो 4 भेद हैं उन चारों भेदों के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुण किसे? गुण यानी कि दशा, भाव, काल, स्थान, आकार, अनेक प्रमुख रूप उनके बताए गए हैं। यानी कि गुणवाचक विशेषण इसे कहते हैं कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है। यानी कि जो शब्द है उस शब्द से जो संज्ञा है वो संज्ञा का गुण या तो उनका दोष बताता है, यानी कि उनके गुण होने की या दोष होने का हमें ज्ञात होता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप यानी कि उनके प्रमुख रूप इस प्रकार है, जो निम्नलिखित है, जो हमें समझना है। तो सबसे पहले दर्शाया गया है भाव। कौन कौन सा भाव है? अच्छा, बुरा, कायर, बलवान, दयालु इत्यादि। यह शब्द है, यह शब्द को हमें समझना है, यही गुणवाचक विशेषण में आते हैं। दूसरा, काल के बारे में बताया गया है। तो अगला, पिछला, नया, पुराना आदि। स्थान में शहरी, पहाड़ी, पंजाबी, ग्रामीण आदि स्थानों की बात की गई है। आकार तो वो लंबा हो, चौड़ा, नीचा, सुंदर, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, अनेक प्रकार के आकार आते हैं। यानी कि यह सब जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप बताए गए हैं। तो सभी छात्रों, आपको इस गुणवाचक विशेषण में आगे बताया गया है समय। यानी कि समय की बात की जाए तो समय में है मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, आगे जितने भी समय है ऐसे आप दे सकते हैं। दशा में दुर्बल यानी कि दुबला हो, कमजोर हो, स्वस्थ, रोगी, निरोगी आदि दशा की बात की गई है। रंग यानी कि लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफ़ेद आदि रंग की आप यहाँ यह बात की गई है। तो यह सब है गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप। अब आगे दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? यह टाइटल, यह नाम सुनकर ही आपको मन में ख्याल आ गया, आप 8वीं 7वीं 8वीं कक्षा में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि आपके लिए कुछ नया है नहीं। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, यानी कि जो विशेषण जो शब्द है उस शब्दों से हमें संज्ञा जो है उस संज्ञा की संख्या का बोध होता है, यानी कि उस संज्ञा की संख्या का हमें ज्ञान होता है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक मेज यानी कि पाटली, 4 कुर्सियाँ यानी कि 4 कुर्सी, 10 पुस्तकें, कुछ रुपये, यानी कि यहाँ तय किया गया है। यानी एक मेज यानी कि एक ही है, 4 कुर्सी है यानी कि 4 ही कुर्सी है, 5 नहीं है, 10 पुस्तकें यानी कि 10 ही किताबें, कुछ रुपये यानी कि यहाँ पता नहीं कितने रुपये, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ रुपये आदि। यानी कि संख्यावाचक विशेषण है, उस संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार है। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो यह जो 2 प्रकार है उस 2 प्रकार के बारे में
अब हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला बताया गया है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक यानी कि निश्चित ગુજરાતીમાં અર્થ કરે છે ચોક્કસ, આટલું જ, એનાથી વધારે પણ નહીં અને એનાથી ઓછું પણ નહીં। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जिस शब्दों से हमें ज्ञात होता है, हमें ज्ञान होता है कि यह किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि निश्चित संख्या का हमें ज्ञान कराता है, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, दूसरा आदि आदि के बारे में यहाँ बताया गया है। यानी कि ऐसे कई है जो ऐसे प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यानी कि उसमें गणनावाचक विशेषण, तो गणना यानी कि गणतरी करी, यानी कि 1, 2, 3 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आप गिनती कर सकते हैं। आगे बताया गया है क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे क्रम आप दे सकते हैं। आगे है आवृत्तिवाचक विशेषण। यानी कि आवृत्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? यानी कि दूना, तिगुना, चौगुना। समुदाय का बोध कराता है समुदायवाचक विशेषण, यानी कि हम दोनों, तुम चार, पांचों, यानी कि ऐसी संख्या निश्चित की गई है। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक, हर एक, दो दो। आगे दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चौक्कस संख्या का ज्ञान होता है, इतना ही, उससे ज़्यादा भी नहीं है और उससे कम भी नहीं है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या बताया जाता है? तो जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी कि जिन विशेषण शब्द है उनसे हमें क्या, तो अनिश्चित संख्या का हमें ज्ञान होता है, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि उससे हमें पता नहीं चलता है कि कितने हैं, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ नहीं। यानी कि यहाँ थोड़े आदमी, थोड़े यानी कि कितने, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं होते कि कितने आदमी, यानी कि थोड़े आदमी है। दूसरा कुछ रुपये, यानी कि कितने, 10, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, कितने रुपये है यहाँ कुछ तय नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित है, हम श्योर नहीं है। ठीक है, आगे की बात की जाती है तो आगे हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो सभी छात्र परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा, यानी कि जो विशेषण शब्द है वो विशेषण शब्द द्वारा हमें संज्ञा की मात्रा, यानी कि उसका जो नाप है, उसका जो तोल है, उसके बारे में हमें ज्ञात होता है, यानी कि उसका बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, यानी कि उसका नाप, उसका तोल, उनका वजन आदि का हमें ज्ञान होता है, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के बारे में, यानी कि ऐसे जो शब्द, जिन शब्दों से हमें संज्ञा की मात्रा, यानी कि कितना है, यानी उसका नाप तोल आदि का हमें ज्ञान होता है। जैसे कि जिन विशेषण शब्द द्वारा संज्ञा की मात्रा, यानी कि उसका नाप है, उसका तोल, उसका बोध होता है, उसका ज्ञान होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ बताया गया है कि શેર ભર દૂધ, શેર ભર એટલે કે શેરનો મતલબ ગુજરાતીમાં થાય 500। બીજું છે તોલા ભર સોના, यानी कि यहाँ सुनो, 1 तोलो 2 तोला सोना की बात। थोड़ा पानी, यहाँ कि यहाँ निश्चित नहीं है, थोड़ा, यानी कि आधा ग्लास, पूरा ग्लास, यानी कि थोड़ा ही पानी की बात की गई। तो जैसे भी हमने संख्यावाचक विशेषण में उनके दो भेद पढ़े, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसी तरह इस परिमाणवाचक विशेषण में हमें उसके जो दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इन दोनों भेदों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किससे कहते हैं? तो निश्चित यानी कि चौक्कस, इतना ही, यानी कि उनकी संख्या बताई जाती है कि चौक्कस इतना ही, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है,
यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जिससे हमें उस संज्ञा का क्या निश्चित मात्रा में बोध होता है, यानी कि निश्चित मात्रा में उसका ज्ञान होता है, उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1 लीटर दूध, यानी कि यह चौक्कस निश्चित परिमाण है, यानी कि चौक्कस माप है 1 ही लीटर दूध। 10 मीटर कपड़ा, यानी कि 10 मीटर से ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। 1 किलो आदू, यानी कि आदू कितना 1 ही किलो उसे, यानी कि यह क्या होता है, यह हमें निश्चित मात्रा यानी कि उसका निश्चित माप हमें बताता है, इसीलिए हम उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित यानी कि निश्चित आप पढ़ चुके हैं, इसके आधार पर आपको यह पता तो चल ही गया होगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जिनसे क्या होता है, शब्दों की संज्ञा की अनिश्चित मात्रा यानी ચોક્કસ नहीं है। કેટલું છે ચોક્કસ એની માત્રા અહીંયા ખબર પડતી આટલું હશે, થોડું વધારે ઓછું હોઈ શકે, એટલે ચોક્કસ નથી, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जिससे हमें क्या होता है, तो संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध यानी कि ज्ञान होता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा, यानी कि यह सब है जो उदाहरण, यहाँ हमें चौक्कस मात्रा नहीं दी गई है। अधिक पैसा यानी कि अधिक यानी कि हो सकता है 2 लाख 3 लाख, किसी कितने यानी कि चौक्कस नहीं है। बहुत पानी यानी कि कितना बड़ा बहुत, वो भी यहाँ निश्चित नहीं है। अब हम ये विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सर्वनाम शब्द के लिए विशेषण का काम करता है, यानी कि ऐसा शब्द, ऐसा जो सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के लिए काम करता है, यानी कि सर्वनाम की जगह जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा के लिए जो विशेषण का काम करता है, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसमें कैसे शब्द आते हैं, तो यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसी, ऐसा, वैसा आदि जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते। तो यहाँ बताया गया है कि ये सभी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। यानी कि ये जो सभी सर्वनाम हैं वो सर्वनाम शब्द क्या है, तो कि संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होगा, यानी कि यह जो शब्द है वो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर क्या करता है, यानी कि विशेषण का कार्य करता है, इसीलिए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ सर्वनाम शब्द वो संज्ञा है, इन शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करता है, इसीलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब वे सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं। वह लड़का कामचोर है, उसमें वह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह शब्द कहाँ प्रयुक्त होता है, तो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त हुआ है। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, यानी कि इस शब्द वो क्या है, सर्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त हुआ है। तो सभी छात्र यह आप देख सकते हैं कि यहाँ संज्ञा के जो विशेषण के जो 4 भेद है, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इन चारों प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। आगे विशेषण की जो अवस्थाएं हैं उसमें मूलावस्था, यह आपको परीक्षा में नहीं आता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताई गई है। तो मूल अवस्था किसे कहते हैं, यानी कि मूल अवस्था यानी कि इसमें तुलना नहीं होती है, यानी कि सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है। यानी कि मूल अवस्था में क्या है, तो मूल अवस्था में विशेषण का ऐसा वाक्य होता है जिसमें तुलना नहीं की जाती है, सामान्य रूप से उसे दर्शाया जाता है, जैसे कि अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर। आगे उत्तरावस्था की बात कही गई है, यानी कि इसमें 2 की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है।
यानी कि दो की तुलना करके, यानी कि ये दो व्यक्ति है वो दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उसमें एक को दूसरे से अधिक, यानी कि उनकी न्यूनता, यानी कि एक की अधिकता और दूसरे की न्यून, यानी कि एक बड़ा है और एक छोटा है, ऐसा दर्शाया जाता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, यानी कि यहाँ राम को मोहन से अधिक बुद्धिशाली बताया गया है, यानी कि राम मोहन से अधिक बुद्धिशाली है, यानी कि मोहन करता પણ राम વધારે હોશિયાર છે। और उनकी तीसरी और लास्ट अवस्था है उत्तमावस्था, यानी कि इन अवस्था में इसमें दो से अधिक वस्तुओं, यानी कि एक કરતાં વધારે વસ્તુઓ સાથે તેની શું કરવામાં આવે છે, તુલના કરવામાં આવે છે અને એકથી વધારે વસ્તુઓ સાથે તેને શું न्यून बताया जाता है, यानी कि इसमें दो से अधिक वस्तुओं भावों की तुलना करके एक से अधिक या न्यून बताया जाता है, यानी कि सीता कक्षा में सबसे अधिक चतुर है। यानी कि देखो कक्षा में कई छात्र होते हैं, इस सभी छात्रों में क्या किया गया है, यानी कि सीता को सबसे अधिक चतुर बताया गया है। आगे तो यहाँ विशेषण के बारे में यहाँ बताया गया है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जिसमें कोमल, उसमें कोमलतर और कोमलतम। दूसरा है गुरु, तो गुरुतर, गुरुतम। बृहत, बृहतर, बृहतम। आगे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। यह आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। अब विशेषण संबंधी महत्वपूर्ण सूचना है, यानी कि हिंदी में विशेषण शब्दों के आगे विभक्ति चिन्ह नहीं लगाते, जैसे अच्छे घर का और वीर मनुष्य, ऐसे शब्दों की बात की गई है। दूसरा है पुल्लिंग आकारांत विशेषण का आ, यानी कि उसका आ से उच्चार होता है। कर्ता कारक एक वचन को छोड़कर अन्य सब कारकों में ए होता है, यानी कि अच्छे लड़के, यानी कि ए, बुरे लड़के, यानी कि ए आदि। तीसरा है विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द भी विशेषण होते हैं, यानी कि जो विशेषणों की विशेषता बताता है उस शब्द को भी विशेषण, वो शब्द भी विशेषण होते हैं। तो सभी छात्र आशा है कि यहाँ हमारा जो विशेषण का जो टॉपिक है, विशेषण का जो टॉपिक है व्याकरण विभाग में यहाँ पूर्ण होता है। मुझे आशा है कि आप सबको इस विशेषण के बारे में समझ में आया होगा। सभी छात्रों, आपको परीक्षा में क्या आता है, तो परीक्षा में आपको एक वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य में से आपको क्या करना है, तो विशेषण को ढूंढना होता है। तो यह आपको अच्छी तरह से आएगा। आपको परीक्षा में जो आपके 2 या 1 अंक का जो विशेषण आता है वो आपके पक्के आने ही चाहिए, ठीक है। अब आगे की जो यहाँ विशेषण का टॉपिक हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अब आगे का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, कहावतें या तो लोकोक्ति, उनके बारे में हम समझेंगे। तो कि हिंदी में कहावतें किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ क्या है। तो सबसे पहले कहावतें आपने सुनी होगी, गुजराती या हिंदी में कहावत आप 7वीं और 8वीं कक्षा में सुन चुके होंगे, लेकिन उससे विस्तार के बारे में यहाँ हमने समझना है। तो कहावतें जो है वो अपने एग्ज़ाम में कहावतें जो दी जाती है उस कहावत का हमें क्या करना होता है, उसका अर्थ लिखना होता है। यानी कि जो आपकी किताब के पेज नंबर 38 39 पे जो कहावत दी गई है उस कहावतों को आपको क्या तैयार करना है, यानी कि उसी में से कोई कहावत आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय जिस रूढ़ और मार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है उसे कहावत कहते हैं। यानी कि कोई घटना है या तो कोई प्रसंग है, उसका वर्णन करते समय जिस रूढ़ और मार्मिक, यानी कोई मार्मिक दृष्टि से उस कथन का प्रयोग किया जाए उसे हम कहावत कहते हैं। यह कहावत का अर्थ है। आगे, कहावत सीधी हृदय में प्रवेश करके विशेष प्रभाव उत्पन्न करती, यानी कि कोई ऐसी कहावतें भी होती है जो हमारे हृदय में क्या करती है, ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी कि ऐसे प्रभाव को पैदा करती है और हमारे हृदय को छू जाती है। कभी ऐसी भी, कभी उसमें व्यंग की पेनीदार होती है, तो कभी यानी कि कई कहावतें ऐसी भी होती है जो हमारे में के अंदर अंदर का जो गुण है वो बाहर लाता है, या ऐसा भी तो कोई हमारे हृदय को छू भी लेती है, यानी कि छू लेने वाली कहावत, ऐसा भी उनमें भाव होता है। यानी कि कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण युक्तियों का काम भी करती है। यानी कि कहावतें ऐसी भी होती है जो कहावतें कभी कभी क्या करती है, तो ऐसा भाव उत्पन्न करती है, ऐसी नीति हमें पढ़ाती है, ऐसा बोध दे जाती है कि वो कोई
न करने वाला काम भी हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। कभी कभी कई कवि जो है, जो कवियों की मार्मिक सूक्तियाँ भी कहावतों का रूप ले लेती है। यानी कि ये कई जो कवि ने ऐसी जो पंक्तियाँ दी गई है, युक्तियाँ दी गई है, उसे भी कहावत का रूप ले लेती है। तो यह है कहावत की समझ। आगे देखेंगे। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। यानी कि जो भी कहावत बनाई है वो कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से एक या दूसरे नाते से जुड़ा रहता है। यानी कि लोग इस उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं, और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते। यानी कि लोग उस घटना के संबंधित क्या करते हैं, तो क्या किसी न किसी घटना से ऐसा संबंध तो है ही, तो उस घटना को क्या करते हैं, तो उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति याद कर लेते हैं, और जब भी कभी ऐसा प्रसंग मिले तो वो पंक्ति क्या करते हैं, दोहरा देते हैं, यानी कि वो कह देते हैं। यानी कि वो घटना जनित बातों की पुष्टि होती है। जैसे यहाँ दिया गया है एक, यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा। यानी कि जो कोई व्यक्ति है और व्यक्ति को किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करता है, और प्रस्तुतिकरण का जब मौका मिलता है तब मौका देने पर क्या करता है, वो बहाना बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहावत बनाई है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके क्या कहा गया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जन जीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। यानी कि ऐसी कई कहावतें होती है जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होती है और हमारे जीवन को प्रेरणा देती है, एक नया रूप देती है। आगे, कहावत लोक से संबंधित है, यानी कि लोकोक्ति हमें देखा, तो ये लोकों से संबंधित है, इसलिए उसका नाम लोकोक्ति भी रखा गया है। यानी कि जो लोकोक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों का मेल है, यानी कि उसे दो शब्दों से बना है, लोक वत्ता उक्ति, जिनका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। यानी कि लोकों में प्रचलित उक्ति या कथन, ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो। कथन तो है लेकिन कैसा कथन, ऐसा कथन जो लोगों के अनुभव पर आधारित होता है, उसे लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। आगे, लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभव की सुंदर अभिव्यक्ति है। यानी कि ये जो कहावत है वो कहावत जो मनुष्य है, जो मनुष्य के जो अनुभव है, वो अनुभव की एक सुंदर अभिव्यक्ति दिलाता है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती। यानी कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों के पास से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती, और उसमें घाघर में सागर, यानी कि थोड़ा में વધારે ज्ञान મળે છે, बिंदु में सिंधु, यानी कि बिंदु में सिंधु भरने का एक अद्भुत गुण इस कहावत में होता है। इनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्यपूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाती है। यानी कि इस कहावत के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है, तो सौंदर्यपूर्ण हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है तथा प्रभावशाली भी बनती है। तो सभी छात्र, यह जो कहावत है, यह कहावत का यहाँ अर्थ बताया गया है, कहावत किसे कहते हैं उसके बारे में यहाँ समझाया गया है। तो सभी छात्र, आपको परीक्षा में यह कहावतों का अर्थ नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, जो कहावत दी गई है उस कहावत के अर्थ को आपको तैयार करना है कि इस कहावत में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब ऐसे कुछ 10 कहावतें हैं जो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी किताब में तो दी ही गई है, उसको आपको पढ़ना है और तैयार भी करना है, लेकिन यहाँ कुछ मैं आपको बताता हूँ और उसे समझाऊँगा। तो यहाँ कुछ कहावतें दी गई है और उसका वाक्य में भी प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहली कहावत है अंत भले का भला। यानी ये कहावत है तो उसका अर्थ क्या होगा, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। सभी छात्र, आपको पता है, કોઈ हम ગુજરાતીમાં કહું છું કે કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત જો સારી હોય તો તેનો અંત પણ સારો જ થવાનો। यानी कि કાર્યની
જો આપણે કામ સારું કરીશું તો પરિણામ પણ આપણે સારું મળવાનું છે, એટલે કે अंत भले का भला, यानी कि अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। यदि वाक्य पूछा जाए तो आपको वाक्य में क्या लिखना है? शैलेश कष्ट सहन कर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया, इसलिए कहा है अंत भले का भला। दूसरी कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर गाजा, यानी कि अयोग्य शासक के कारण क्रूर प्रशासन, यानी कि यदि शासक ही योग्य न हो तो उसके पीछे की जो जनता है वो भी कैसे, कर्मचारी भी वैसे ही होए, यानी कि उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है। और चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तीसरा है, अंधे पीसे कुत्ता खाए, यानी कि काम करे कोई फल कोई खाए, यानी कि पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता, इसी को कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कि काम कोई करे પણ એનું ફળ બીજું કોઈ ખાઈ જાય છે। चौथी कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। से भी हम नौवीं कक्षा में, ठीक है, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लाएंगे और फिर जब परिणाम आएगा तब हमें पछतावा होगा कि यदि मुझे मेहनत की होती तो मुझे मेरा परिणाम अच्छा था, लेकिन फिर क्या, परिणाम आने के बाद कुछ हो सकता है। इसी तरह अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ, यानी कि उसका वाक्य है, पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे, क्या तुम नहीं जानते अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पांचवी है, मार के पीछे भूत भागे, यानी कि किसी भी तरह समस्या का हल करना। जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन का शिक्षात्मक रवैया अपनाना, यानी इसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। छठी है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि गुणों के विरुद्ध नाम होना, यानी कि हमारा जो नाम है, यानी कि नाम है लेकिन उसकी तरह हमारा गुण ही नहीं है तो क्या करें, यानी कि गुणों के विरुद्ध नाम होना। उसका नाम तो है वीर सिर, मगर वह रात में चूहे से डर गया, उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। सातवीं कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम करने आए थे लेकिन अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना, यानी कि तुम छात्रावास में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल ना आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया, इसे कहते हैं आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास। आठवीं, एक पंथ दो काज, यानी कि एक साधन से दो काम होना। मैं दिल्ली में नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया था, वहाँ लाल किला आदि भी देख आया, यानी कि एक पंथ दो काज। नौवां है, कंगाली में आटा गीला, यानी कि मुसीबत में और मुसीबत आना, यानी कि एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आना। 10वां, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर। तो सभी छात्र, यह हमारा कहावतें का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि सभी छात्रों को आज का जो वीडियो है, व्याकरण विभाग का जो विशेषण और कहावत, यह जो मैंने समझाया है वो आप सभी छात्रों की समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बेफिक्र पूछ सकते हैं, ठीक है। तो या उसकी जो पीडीएफ भेजी जाएगी उस पीडीएफ को भी आपको अपने व्याकरण की नोटबुक में स्वच्छ सुंदर अक्षरों से लिखना है। तो हमारा जो आज का जो व्याकरण विभाग का जो विशेषण और कहावतों का जो वीडियो है वो वीडियो को यहाँ हम समाप्त यानी कि पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।